नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जो कि रिटेल मार्केट में कामकाज करती है और उसमें इसकी स्टोर है, बेसिकली कहा जाए जैसे डीमार्ट्स काम करती है, ऐसी कंपनी का नाम है स्पेंसर्स। स्पेंसर्स कंपनी जो कि इसकी स्टोर्स है जहाँ पे इनकी जाके एफएमसीजी के साथ ढेर सारा प्रोडक्ट मिलती है, चाहे वो ग्रोसरीज का आइटम हो या फिर क्लोथिंग का ही कारोबार क्यों ना हो, वो करती नजर आती है और स्टॉक मार्केट में इस कंपनी लिस्टेड है। और इसके पहले एक बात और बताऊं, लेटेस्ट अपडेट की तरफ, इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का क्या पर्पस हो सकता है आगे चल करके, क्या पोटेंशियल बनती नजर आ सकती है स्टॉक को लेकर के, और आगे का क्या लगता है यदि रिजल्ट अच्छा ग्रो देता है तो क्या मार्केट इसके जंप करेगी या फिर ऐसा कुछ, जैसे इसकी परफॉर्मेंस गिरती है तो क्या मार्केट इसको डिप में ले जाएगा, ऐसा आकलन हो सकता है। तो चलिए आज हम इस स्टॉक के बारे में एक नज़र डालते हैं। क्या कहते हैं स्टॉक को लेकर के। तो सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी के स्टोर है, नहीं कहती है हम क्या करते हैं, नियर अबाउट स्टोर की बात करती है। तो कंपनी कहती है कंपनी 2017 में बनी थी। स्पेंसर्स रिटेल्स लिमिटेड डेवलप्स, कंडक्ट एंड द प्रमोट्स और ऑर्गेनाइज रिटेल। सीधे कहा कि हमने रिटेल के अंदर और एक ऑर्गेनाइज रिटेल की कामकाज करते नजर आ रहे हैं। और कहती है जो इट इज़ ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल एंड नाइबरहुड स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर के तौर पे कामकाज करती नजर आती है। और फिर पूरे इंडिया में काम इसकी स्टोर है। अब कितने स्टोर है इसके बारे में तो ये नहीं कहती है, इसका हो सकता है अलग अलग शहरों में होगा। और इसके पास डेटा कुछ होता तो मुझे लगा कि बेस्ट बेस्ट बेटर होता। उसमें करती क्या है, कहती है फूड्स, पर्सनल केयर, होम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एसेसरीज एंड स्पेशलिट्स एंड मेनी मोड्स पे कामकाज करती है कंपनियां। इस पर ढेर सारा ऑफर आप देख पा रहे हैं कि तो मैं कोई भी ऑफर आपको नहीं देने वाला हूँ, कोई भी आपको प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, कोई स्टॉक को लेकर रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। दिस इज ओनली कंप्लीट लर्निंग। और हमने ये देखा कि स्टॉक में नियरली हार्डली देखा जाए तो एक महीने से ट्रेंडिंग क्या बनती नजर आती है। एक महीने के ट्रेंडिंग में लगातार एक गिरती हुई नजर आती है, एक डरावनी सी माहौल लगती है। यहाँ पे आकलन करके देखा जाए तो एक डरावनी सी लगती है, जहाँ पे देखा जाए तो लोअर टू लोअर क्या करती है। मैं लोअर टू लोअर लोअर को एक मानता हूँ बेस लेके, तो देखिए लोअर टू लोअर क्या कहती है, लगातार एक गिरती नजर आती है। ऐसा लगता है ना ऊपरी से सीधे एक ढुलकती नजर आती है लगातार। ऐसे 6 महीने के चार्ट देखें तो 6 महीने के चार्ट में इसका यही कहता है। तो क्या इसका जो फंडामेंटल्स हैं उस लेवल पर सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये एक देखने वाली बात है। इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज इसी पे थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट टाइम लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। करंट मार्केट प्राइस को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि इनकी तीन एस्पेक्ट को लेके चलता हूँ। पहला एस्पेक्ट इज फंडामेंटल, दूसरा एस्पेक्ट इज है ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड में दोनों चीज हो सकती है, स्टॉक की ट्रेंड क्या कहता है मार्केट में, इसके सेल्स का क्या ट्रेंड बनती नजर आती है, और तीसरा है सेंटिमेंटल। इसके पीछे जो इसके न्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, या फिर कंपनी के प्रति जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है जिसको सेंटिमेंटल मैनेजमेंट से लेकर के एक आम मार्केट में कुछ ऐसा खबर निकल जाए, जैसे स्टोर को लेकर के या कुछ ऐसा चीज़ को लेकर, या बिग गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर के, या कुछ दाम में महंगाई को लेकर के, या फिर ई कॉमर्स और बाकी सारे चीज़ को, रिटेल को लेकर के, उससे इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल में कंपनी का देखा जा रहा है जो बुक वैल्यू है वो निगेटिव में 46 रुपये, 46 रुपये 10 पैसे का। जब कंपनी 46 रुपये 10 पैसे निगेटिव में है तो क्या बनती है। अब यहाँ पे क्यों निगेटिव है, यहाँ पे इसलिए निगेटिव बनती है क्योंकि इसका हर चीज़ निगेटिव है। प्रॉफिट बुक्स वैल्यू नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर कहती है 29 रुपये का नेगेटिव, ये 30 रुपये मान लेते हैं। और फेस वैल्यू है 5 रुपये का। सोचिए 5 रुपये का फेस वैल्यू पे यदि ये कितना 6 गुना, सीधा सीधा कौन 6 टाइम्स ये निगेटिव जा सकता है, तो स्टॉक की प्राइस में फिर 72-73 रुपये किस लेवल पे निकल के आती है, जबकि हाई में 139 तक गया था, लो में 58 तक गया था। 78 रुपये के आसपास प्राइस है इसके फिलहाल। देखने को ये मिलती है कि आरोशी के बारे में कुछ कहती नहीं है, साइलेंट है। आरोशी के बारे में कहती है निगेटिव 10 का है। स्टॉक का पी बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि कंपनी है निगेटिव, वहाँ पे क्या निकल के आती है, इसकी पोटेंशियल निकल के है निगेटिव। लेकिन जो इंडस्ट्रियल के पी कहता है वो कहता है 76-58 के आसपास का। नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, करीब 9 करोड़ के आसपास के नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नहीं, नंबर ऑफ शेयर हैं। इसके बाद एक दूसरा इंडिकेटर जिसको जो कहते हैं डेट टू गुड, वो भी कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पे बुक वैल्यू, इंटरेंसिक वैल्यू भी कुछ कहती नहीं है, सब के सब सेलेंट है। प्रोमोटर्स होल्डिंग केवल 56-58% के आसपास है।
अब इसके पीछे की कहानियाँ क्यों है, कुछ और समझने का प्रयास करें, जहाँ पे करंट रेशो कहता है 0.638 के आसपास निकल के आती नजर आती है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट लर्निंग वाले पार्ट्स को समझने के लिए बने रहिए। चलते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए कहती है, जहाँ पे हम डीमार्ट से कंपेयर कर रहे थे ना, रिसेंटली सेम डीमार्ट से कंपेयर किया जा सकता है, ट्रेंड से किया जा सकता है, वेदांत से किया जा सकता है, लेकिन कुछ से नहीं किया जा सकता। जैसे कि वेदांत से शायद नहीं किया, क्योंकि वेदांत केबल और केबल क्या करती है, क्लोथिंग में डील करती है। और ये जो कंपनियां हैं, जो खास कर मैं स्पेंसर की बात कर रहा हूँ, ये केवल एक प्रोडक्ट में नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट में कामकाज करती है। सबकी एक रिटेल एक ही छत के नीचे सारे सामान बेचती है। अ, और कई दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला था इसके स्टोर्स में। मैं समझने का प्रयास कर रहा था आखिर इस स्टॉक को लेकर के बहुत दिनों से। आज मुझे टाइम मिला समझने के लिए इस स्टॉक को लेकर के। तो हमने इसको देखा, साथ में देखा डेट्स रेशियो देखेंगे तो डेट्स रेशियो में क्या कहती है, इसका कुछ ऐसा है नहीं। क्या कंपनी कुछ है बिकने वाली है, लिखने वाली है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं निकल के आता है लेटेस्ट अपडेट में। तो चलिए, लेटेस्ट अपडेट कहती है कंपनी के बारे में कहती है, जिसमें वॉल्यूम जो था ना लगातार क्या हुआ, बिल्डअप हो गई। नियरली 153 147 गुना नहीं, 147% के जंप हो जाती है। ये टर्म्स मतलब सम परसेंटेज की बात करूँ तो जंप कर जाती है। और रिजल्ट का पार्ट अभी आने वाला है, और रिजल्ट के पार्ट से इससे इफेक्ट बहुत इफेक्ट कर सकता है, मार्केट को हिट और इफेक्ट कर सकता नजर आता है। जहाँ पे हम चार्ट को केवल एक 3 महीने के चार्ट को देख रहे थे, 3 महीने के चार्ट में क्या एक ट्रेंडिंग क्या बनती नजर आती, लगातार इसमें ट्रेंडिंग ये थी तो लगातार गिरती नजर आती है। आखिर इसमें चल क्या रहा है, ये कई दफ़ा समझ नहीं आता। क्या क्या सेल्स घट गया, सेल्स घटती नजर आती है, या कुछ ऐसा है जहाँ पे 1 महीने के ट्रेंडिंग कहते हैं लगातार गिरता हुआ, और एक साल में कहती है जो बढ़ती चढ़ती हुई स्टॉक में, जो एक साल में देखने को ये मिली थी, 6 महीने से पहले की बात करूँ तो लगातार एक ही प्राइस पे स्टॉक बहुत दिनों तक अटकी पड़ी थी। उसके बाद मार्केट में एक लंबी सी उछाल आई थी, लंबी उछाल के बाद मार्केट दोबारा क्या सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पा रही है। चलिए हम जानते हैं क्वार्टरली डेटा को लेकर के। तो क्वार्टरली डेटा के बारे में कहती कंपनी नियर अबाउट द, लगातार क्या इनका शूटअप हो रही है कि नहीं हो रही है। कहती है शूटअप तो हो रही थी, लेकिन हमारा मार्च वाले में शूटअप नहीं हो पाया, हम अब उस लेवल पे प्रॉफिट सेल्स इंक्रीज नहीं कर पाए। अर्थात हो सकता है उन्होंने ऑफर ना दिया हो, ऑफर के बाद फिर लोग पहुंचे नहीं हो रिटेल शॉप के अंदर। क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग का काफ़ी ट्रेंड चल गया है आजकल। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में निकल के आती है करीब करीब लॉस में। लगातार कंपनी लॉस मेकिंग चलती है। आखिर क्या है जहाँ पे लगातार इसकी लॉस मेकिंग के बावजूद भी स्टॉक में क्या निकल के आती है, स्टॉक एक अच्छी 77-78 रुपये के आसपास निकल के आती नजर आती है। आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस में देखा जाए तो कहते हैं जो लगातार शूटअप हो रही है, तो कहते हैं नहीं, शूटअप नहीं हो पा रही है, बिजनेस में मॉडल डेवलप नहीं कर पा रही है, और शायद स्टोर इसको सेल नहीं कर पाती है ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को। तो जब सेल नहीं कर पाएगी तो प्रॉफिट कहाँ से बनेगा। इस ओवरऑल क्या होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट के बजाय कंपनी को 266 करोड़ का नुकसान हो गया। नुकसान किसके वजह से हुआ, क्या कुछ कारण था, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलती है, देखने को ये मिली ज़्यादा इनकम कुछ रहा नहीं, और जो इंटरेस्ट का पार्ट है, लोन इनका इंक्रीज हो गया था पिछले साल में। इसके बाद कहती है जो और कुछ, तो कहती नहीं, और तो कुछ हमारे पास है नहीं। चलिए आगे जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसकी क्या कहती है, पीएल क्या, बैलेंस शीट क्या कहती है इसके बारे में। तो बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो कंपनी में बैलेंस शीट में स्टेप पिछले 2 साल से गिरता नजर आता है। 24 में और 23 में लगातार इसका रिजर्व भी गिर गया, निगेटिव में चला गया। इसके बाद जो बोरेंग्स का पार्ट था, वहाँ पे देखा जाए तो करीब करीब जो 1300 करोड़ के आसपास था, वो यहाँ पे क्या हुआ, जिन्होंने लगता है जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस जो हुआ ना उनका, उन्होंने लोन लिया और लोन से ही खर्चा कर करके ना उनका लॉस निकलता नजर आता है, क्योंकि इसका भी बर्डन है उसका भी बर्डन है। यहाँ पे 300 करोड़ से ज्यादा, 300 करोड़ नियर अबाउट 300 करोड़ का क्या कहती है, फंड रेज कर लेती है, किससे, लोन के रूप में। जब लोन के रूप में फंड रेज किया तो इनका मार्केट, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी मार्केट में पैसा फंसना नहीं चाहिए था।
क्या इनका मार्केट में कुछ पैसा फंसता है, ऐसा कुछ होता है? तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कहते हैं हमारे पास 25 करोड़ का है। उस टाइम फ्रेम में 25 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था। और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में लगता है कि कुछ कितना दिन का टाइम फ्रेम होगा, 4 दिन का टाइम फ्रेम है इसके लिए। तो ये यहाँ पे 25 करोड़ का डेटर्स पड़ा हुआ है। और पेबल भी देखूँ तो पेबल क्या कहते हैं इसके बारे में? पेबल के बारे में कहती हैं हमारे पास करीब करीब ओ ये क्या है? पेबल के बारे में कहती है कंपनी हमारे पास तो पेबल बड़ा बहुत ज़्यादा है, 200 करोड़, 200, 385 करोड़। मतलब लगातार एक चीज़ देखिए, इनका पेबल्स पार्ट लगातार बढ़ती नजर आती है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं अपने पास ले लेके, और उसका पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है जहाँ पे ऐसा। जबकि पेबल रिसीबल्स पार्ट के बारे में कहती कंपनी, जो इनका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज नहीं किया, जब इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज नहीं किया तो इनका रिसीबल्स पार्ट में कितना रहा, केवल 25 करोड़ का निकल के आती है। तो ये तो चलो इसके हिसाब से ठीक है, ये पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, उसके हिसाब से क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। अब इसकी वजह से पता है क्या है, इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी ईयर भी है, जहाँ पे नुकसान था 260 करोड़ का, तो 260 करोड़ का नुकसान में तो उसका भी पार्ट था ना, इसका डेटर का पार्ट। और पेबल से क्या किया, आपने खर्चा बढ़ाया, खर्चा बढ़ा के आपने पेबल को बुक किया। तो पेबल को बुक करने के बाद मटेरियल कॉस्ट देखा तो 80% कहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है इसके बारे में? कहती है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 12% का बनता है। जब 12% की आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनती है, तब फिर नुकसान क्यों हो रही है? अच्छा, मतलब उन्होंने अब मटेरियल कॉस्ट बढ़ा लिया, मतलब स्टोर में इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए था। इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं कि नज़र, इन्वेंट्री के बारे में क्या कहती है? कहती है हमारे पास इन्वेंट्री तो है, कितनी है इन्वेंट्री? कहती है हमारी इन्वेंट्री तो उसी के आसपास जितना था पहले उतना ही है, इन्वेंट्री में कोई फेरबदल नहीं हुआ, 266 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। जितना इन्वेंट्री पड़ा है, क्या उतना ही लॉस था क्या इनका? ऐसा कुछ लगता है? अरे, ये क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है, ये क्या चमत्कार है समझिए। 266 करोड़ का इनका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। और 266 करोड़ का इनका इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, ठीक है। और पेबल पड़ा हुआ है करीब करीब 385 करोड़ का। इन तीनों को आकलन करके देखिए, यदि किसी बिजनेस को आप समझ सकते हैं तो उनमें ये कुछ फिगर आउट को बिल्कुल समझना चाहिए, जो आखिर इसके बैलेंस शीट में पीएल में ऐसा क्या हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पैदान पे, जिसका नाम है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में देखा गया कि प्रमोटर्स के पास 24 तक का जो जून तक का जो अपडेटेड है, उसमें सबसे पहले बात करूं तो इसमें नियरली करीब 50,000 लोग शेयर होल्डर थे। 50,000 लोग इन्वेस्ट क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। और 50,000 लोगों के इंटरेस्टेड में देखा गया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो थी, वो रनवो इन्वेस्टमेंट की और भी होल्डिंग है, केवल एक ही कंपनी में होल्डिंग है। तो कहती है हमारे पास तो ढेर सारी कंपनी हैं, हम ढेर सारी कंपनी चलाते हैं। ये अर्थात ये जो कंपनी है, ये एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसका नाम है रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसके बाद आते हैं स्टील होल्डिंग, 4%, 2% की होल्डिंग है। इंटीग्रेटेड कोल्स माइनिंग्स लिमिटेड, ये शायद कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी ना शायद, जहाँ तक लगता है मुझे। कैस्ट्रॉल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ओवरऑल ये देखने को मिला। संजीव गोनिका, ये शायद गोनिका ग्रुप की कंपनी है क्या? गोनिका ग्रुप में भी द समझने का प्रयास करेंगे आगे चल करके इसको लेकर के। आखिर इसके बारे में, स्पेंसर के बारे में एक नज़र हम गूगल उसमें सर्च करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्मल गूगल में सर्च करते हैं, आखिर किस ग्रुप की क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, इसमें एक नज़र डालते हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में कहती है, स्पेंसर के बारे में क्या कहती है, जो कि 35 सिटीज़ में कामकाज करती है, कल इन द हेडक्वार्टर इन द कलकत्ता। जैसे मैंने कहा कि कलकत्ता की कंपनी है, सही में ये कलकत्ता की कंपनी विल निकला। वेस्ट बंगाल हैज़ द प्रेजेंटिंग इन द स्पेशल बेस्ड ऑन द फूड फील्ड्स में काम फर्स्ट काम करती थी। और इसके बाद देखा गया कि इनके पास जो इनकी सब्सिडरियाँ भी हैं, कुछ कंपनी बास्केट्स करके आती है, कुछ और भी कंपनियां हैं, और आरपी संजीव गुनका ग्रुप्स की कंपनियां हैं ये।
आरपी संजीव ग्रुप्स, संजीव गोयनका ग्रुप्स की कंपनियां देखने को नज़र आती है। तो ये कंपनी आज से नहीं, कंपनी बहुत पुराना है। स्पेंसर्स और हेडक्वार्टर इधर कलकत्ता था। तो इसके बारे में एक नज़र डाला हमने, क्योंकि इस कई बार हमें लगता है अच्छा कहाँ की कंपनी है, उसको समझना चाहिए। यहाँ पे ये निकल के आई, जो इन्वेस्टमेंट पार्ट में जो इन्वेस्टर था उसका तादाद के बाद देखा तो यहाँ पे एफआई सबसे ज़्यादा 8% से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद डीआई की तादाद कुछ है ही नहीं, 2% के आसपास डीआई है। इसमें एलआईसी की तादाद थी 1.5% के आसपास की चल रही है। साथ में देखा जाए तो इनमें पब्लिक की होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़ी तो कहती है एक कंपनी ही है 1% के आसपास, और एक है जय कृष्णा तपाड़िया, इनके पास 1%। मतलब रेस्ट जो होल्डिंग है वो होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिलती है, और रिटेल में देखने को मिल सकती है आगे चल करके। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर का हमने देखा, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 50,000 लोग यहाँ पे, 50,000 शेयर होल्डर इन्वेस्टेड थे लेकर के। क्या इनका सेगमेंट वाइज भी डिटेल इस तरह का देता है? तो कहते हैं नहीं, हमारे पास सेगमेंट वाइज डिटेल तो नहीं जाता। पीयर्स में कहती है हमारे पास, पीयर्स में कौन है, कहती है डी मार्ट है, वी मार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि डी मार्ट से तो कंपेयर नहीं किया सकता, क्योंकि डी मार्ट इज टॉप फर्स्ट में आता है रिटेल के अंदर। स्पेंसर को रखा जा सकता है दूसरे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर। तो चलिए आगे चल करके हम समझने का प्रयास करेंगे इस स्टॉक को, और एक कम्प्लीटली जानकारी लेने का प्रयास करेंगे जहाँ से कुछ और हो सकता है। फिलहाल तो ये देखने को मिला, जहाँ पे लगातार जो क्वार्टरली डेटा था उसमें एक गिरावट का डर था, और इस हिसाब से यदि यही सेम, मुझे लगता है कि जून टू जून को कंपेयर करके देखा जाए यदि सेम फील्ड को, तो ये कहती है नियरली जून में क्या हुआ था, मार्च से क्या हुआ था, जंप किया था। यदि मार्च से सेम फिगर आउट्स में जंप करती है नियर अबाउट द सेम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 547 है, तो 573, 573 575 करोड़ के आसपास सेल्स आ सकती है। इसके बेसिस पर वो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट मार्जिन भी इंक्रीज हो सकने की चांसेस बनती है। दोस्तों को रिकमेंडेशन है कि इस स्टॉक को लेकर के इसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज, सो चार्ट में देखा जा सकता है कि पिछले 1 महीने या 3 महीने के ट्रेंडिंग में एवरेज व्यू क्या कहता है, खास कर पिछले 6 महीने के ट्रेंडिंग में कहता है कि लगातार इसका एवरेज व्यू से गिरावट है। और ओवरऑल देखा गया कि एक साल में कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल करीब 29% जंप करता है, 5 साल में देखा गया करीब 4% गिरावट में है। तब कब चलता है कब उतरता है कुछ पता नहीं, कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता। तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो वाई वाई के हिसाब से डेटा हो या क्यू आर के हिसाब से डेटा हो। और इन लर्निंग में कुछ ऐसा आपको निकल के आया जो इसमें हमने फोकस ना किया हो, प्लीज़ आप अपडेट करना मुझे भी। I am also a learner parts, not an expert, and advertise to you for the trading and investment in the any stocks during my videos. So this is a completely learning video. Thank you so much for joining here.